हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम मॉक्स में अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करें, क्योंकि अभी देखो सीजीएल मेंस के मॉक्स का ना बिल्कुल गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है। हर कोई लाइव मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर रहा है, फुल मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं बच्चे, जिनका जो भी सेक्शन वीक है उसके सेक्शनल टेस्ट भी देते हैं। तो मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज थी कि हम कैसे मार्क्स को इंक्रीज़ करें मॉक्स में। और देखो मैंने भी बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, मिस्टेक्स करके ही मैंने कुछ सीखा है कि कैसे हम मॉक्स में किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे हमारी एक्यूरेसी मेंटेन रहे। ठीक है, तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे और मैं आपको सेक्शन वाइज बताती हूँ कि कैसे हमें सबसे पहले मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और उन चीज़ों को अगर हम मॉक अटैम्प्ट करते हुए अपने माइंड में रखेंगे तो आई गारंटी यू कि हमारे मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, तो सेक्शन वाइज स्टार्ट करते हैं। अभी देखो सबसे पहले मॉक में आपके पास फर्स्ट सेक्शन आता है जिसमें 2 मॉड्यूल्स हैं, मैथ्स और रीजनिंग। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मोस्टली बच्चे पहले रीजनिंग को अटेम्प्ट करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि मैथ्स में इतने धुरंधर नहीं होते बच्चे। हो सकता है कोई कोई हो रेयर केसेस में, तो वो पहले मैथ्स को अटेम्प्ट करते होंगे, बट मोस्टली रीजनिंग को करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि जिनका भी मैथ्स एवरेज है या मोर देन एवरेज भी है ना, ठीक है, तो आप सबसे पहले रीजनिंग को अटेम्प्ट करो। ठीक है, अभी रीजनिंग को अटेम्प्ट कैसे करना है। रीजनिंग में हमारे पास 30 क्वेश्चंस हैं। अभी उन 30 क्वेश्चंस में क्या है कि 22-23 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हर कोई बना लेता है। जो डिफरेंशिएटिंग क्वेश्चन होते हैं ना, वो 7-8 क्वेश्चन, उन्हें से ही आपके मार्क्स का, आपके और किसी टॉपर के मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट होता है। तो देखो मैं तो क्या एडवाइस करती हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस वीक हैं, जो टॉपिक वीक हैं, आप एक बार में जब उनको अटेम्प्ट कर रहे हैं रीजनिंग को, उस टाइम उसको स्किप कर दो। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं जनरली अपना बता रही हूँ आपको मैं कैसे अटेम्प्ट करती हूँ। तो अगर आपको वो रिलेटेबल लगे सो यू कैन टेक दैट आउट फ्रॉम दैट। तो रीजनिंग में मैं क्या करती हूँ, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन हुए या फिर जो ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कई बार नंबर सीरीज के क्वेश्चन भी। देखो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन तो मैं 95% टाइम्स एक बार देखते ही छोड़ देती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मेरा टॉपिक वीक है। आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं इस पर भी काम कर रही हूँ, तो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होगा, तो शायद मेरे में हिम्मत आए कि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में इसको एक ही बार में अटैम्प्ट करूँ, फर्स्ट गो में। ठीक है, तो ऑर्डर एंड रैंकिंग का ऐसा है कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो मैं उसको एक बार में स्किप कर देती हूँ, क्वेश्चन दिखते ही अगला क्वेश्चन निकाल लेती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन मुझे थोड़ा छोटा दिखता है तो मैं ट्राई करती हूँ कि एक बार में करूँ, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अगर क्वेश्चन की लेंथ बड़ी है तो, और मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, एक बार ऐसे फर्स्ट ग्लैंस में ही। और नंबर सीरीज़ का भी मैं एक बार ज़रूर अटैम्प्ट करती हूँ, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 1-2 बार ट्राई करने से लॉजिक नहीं पता चला तो मैं उस क्वेश्चन पे स्टक नहीं होंगी। ठीक है, मेन जो रीज़न है ना क्वेश्चन को स्किप करने का, वो यही है कि आपको किसी भी क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है, वहाँ पे आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बहुत सारे इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, उनको फुल एक्यूरेसी के साथ हमें अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि आपके जो भी डिफ़िकल्ट पोर्शन है रीजनिंग में, आप एक बार में उनको स्किप कर दो। ठीक है, और रीजनिंग को अटेम्प्ट करते हुए मैं ये ध्यान रखती हूँ कि मेरे फर्स्ट गो में 15, 16 या 17 मिनट लास्ट है, इतने मिनट में 22-23 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाने चाहिए। जो डिफ़िकल्ट मुझे लगे उनको स्किप करके, कुछ 7-8 क्वेश्चन को छोड़ के, इतने मिनट्स में मुझे बाकी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देने हैं। और अभी अटेम्प्ट कैसे करने हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ। आपके पेपर में एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट एक एक क्वेश्चन नहीं, एक एक वर्ड, पूरे पेपर का एक एक वर्ड अगर आप इंपॉर्टेंट समझोगे ना, तभी आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। देखो मेरे साथ कल ही टेस्ट रैंकिंग के सेक्शनल 1 टेस्ट में क्या हुआ कि एक वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का क्वेश्चन होता है ना, वहाँ पे ऐसे कुछ TWREC ऐसा था। तो 4 ऑप्शन होते हैं, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन ना ऑलमोस्ट सिमिलर थे, पर उनमें कहीं ना कहीं बीच में एक वर्ड जो था वो डिफरेंट था। और मैंने थोड़ा जल्दबाजी में उसको अटेम्प्ट किया और मुझे लगा हाँ इसी से बन गई मेरी सीरीज़, बट वो गलत आया। लास्ट में उसका आंसर ये था, D था, तो गलत हो गया ना। तो एक एक वर्ड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर मार्क कर रहे हो ना, तो चारों ऑप्शंस आपकी नज़र से निकल जाने चाहिए कि नहीं ये तीनों गलत हैं और अब मेरा आंसर ये है। ठीक है, अगर आप सारे ऑप्शंस पर नज़र नहीं डालोगे तो मुझे अपने एक्सपीरियंस से नहीं लगता कि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी, क्योंकि हमारी जो मेंटल स्टेट है ना यार, मॉक अटेम्प्ट करते हुए, वो इतनी ज़्यादा मतलब फास्ट हो जाती है कि हमें लगता है कि हम सब कुछ प्रोसेस
नहीं कर पाएंगे उस टाइम पे, बहुत सारी चीज़ें अंडर प्रोसेस रह जाती हैं और वी थिंक कि बस हो गया ना, चलो अगले क्वेश्चन पे चलो जल्दी से। ये गलती नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, द क्वेश्चन दैट यू आर अटेम्प्टिंग राइट नाउ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और उस क्वेश्चन में भी एक एक वर्ड, ठीक है, एक एक वर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छे से पढ़ो क्या पूछ रहे हैं, किसी सीरीज़ का कुछ रिवर्स ऑर्डर में पूछ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई गिवन नंबर दे दिए, हर एक इवन नंबर में से 2 घटा दो, ओड में 1 जोड़ दो। अभी जो न्यू सीरीज़ बनी है उसमें लेफ़्ट टू राइट आपको पता करना है, राइट टू लेफ़्ट। तो वो जो लास्ट में क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शंस होती है ना, वो हमें एक्यूरेसी दिलाने में गड़बड़ करती हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी जनरल टेंडेंसी क्या है कि बस इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके अगला क्वेश्चन पे निकलना है, बस ये नहीं करना हमें। ये बताना चाहती हूँ मैं आपको, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हाँ मैं तो आराम से पढ़ रहा हूँ, अच्छा ये पूछ रहे हैं, नो, ऐसे नहीं करना है। एक फ्लो में पढ़ो, बट माइंड में ये होना चाहिए, आई हैव रेड ऑल द इन्फॉर्मेशन, आई हैव सीन ऑल द ऑप्शंस एंड नाउ माई आंसर इज़ दिस। अब आगे चलता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं ये करती हूँ, पहले 15-16 मिनट में 23, 24, 22 जितने भी क्वेश्चन हुए वो अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद मैं आती हूँ मैथ्स के ऊपर। अभी देखो मैथ्स में क्या है ना, अभी के लिए मेरा ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसको मैं ये बोल सकूं कि ये मेरा वीक है, तो मैं चैप्टर स्पेसिफिक तो किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करती, ठीक है। लेकिन मैं मैथ्स में हर एक क्वेश्चन को रीड करती हूँ, एक बार में अच्छे से रीड किया क्वेश्चन, पता चला कि आई कैन डू इट, रीड करते करते ही माइंड में प्रोसेसिंग हो जाती है कि ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे सोल्व होगा, तो साथ साथ पेन चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि साथ साथ पेन चलना शुरू तो हो गया, बट हो सकता है कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, कोई ऐसा कंसेप्ट है जो पहले प्रैक्टिस नहीं किया, बट थोड़ा सोचना पड़ेगा उसके ऊपर, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर सोचना पड़ेगा और फिर आंसर आएगा, उस क्वेश्चन को तो मैं डेफिनेटली स्किप कर दूंगी, ठीक है। पेन चलना अगर शुरू भी हो गया ना, तो भी मुझे लगेगा कि टाइम सोचने में लगेगा, पता नहीं वो ठीक भी आएगा या नहीं, तो एक बार के लिए उसको स्किप करो आप, ठीक है। हो सकता है आपका कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट हो, मतलब आपका कोई चैप्टर वीक हो, तो आप एक बार में फर्स्ट गो में उस क्वेश्चन को स्किप कर दो, ठीक है। तो मेरे ज़्यादा नहीं 2 से 3 क्वेश्चन ही स्किप होते हैं मैथ में, ठीक है। मतलब स्किप इन द सेंस कि जो मुझे नहीं आए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, तो वो मैंने फर्स्ट रीडिंग में ही स्किप कर दिया, ठीक है। एक वो क्वेश्चन होते हैं ना सीरीज़ वाले, हाँ मैं थोड़ा अर्थमेटिक या जो जीपी की सीरीज़ है उनसे थोड़ा घबराती हूँ, तो वो मैं स्किप कर देती हूँ। तो मैथ्स में कुछ 2-3 क्वेश्चन ही ऐसे रहेंगे जो आपको नहीं आते, अगर आपने अच्छे से मैथ्स की प्रैक्टिस की हुई है सारे चैप्टर्स की, ठीक है। तो 7-8 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग में बच गए थे, 2-3 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, तो कुछ 10-12 क्वेश्चन रहते हैं। और अभी मैथ्स में मुझे टाइम कितना लगता है, मान लो वहाँ पे 15, 16, 17 मिनट तक लग गई थी, तो अभी 42-43 मिनट बचे हैं। अभी मुझे ये 27-28 क्वेश्चन करने में लग जाएंगे 35 तो नहीं, 30 के आसपास मिनट लगेंगे, 30-32 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। और अभी जो हमारे पास 10-12 मिनट्स बची हुई हैं, उनमें मैं क्या करूँगी, सबसे पहले रीजनिंग के ये क्वेश्चन करूँगी, ऑर्डर एंड रैंकिंग के, डेटा सफिशिएंसी के। ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन गलत थे, मतलब सॉरी डिफ़िकल्ट थे, वो क्वेश्चन हो सकता है 1 मिनट से भी जल्दी हो जाएं, तो इन 10-12 मिनट में ये 7-8 क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा डुएबल है, ठीक है। ये 7-8 मिनट से भी पहले हो सकते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है कोई बहुत लेंथी क्वेश्चन आ जाए, तो उसको हम फिर से छोड़ सकते हैं एक बार के लिए, ठीक है। तो ये जो 10-12 मिनट बचे हैं, इसमें मैं रीजनिंग के ये सारे क्वेश्चन एक बार ट्राई तो ज़रूर करूँगी कि क्या मेरे से हो रहे हैं या नहीं हो रहे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ये लगा कि ये मेरी 3 से 4 मिनट ले लेगा, तो फिर भाई फिर छोड़ देती हूँ मैं उस क्वेश्चन को। वहाँ पे जो मेरी 1 से 1.5 मिनट लेगा, मैं उस क्वेश्चन को करूँगी, ठीक है। बस अभी लास्ट की 3-4 मिनट बची हैं और 3-4 ही क्वेश्चन बचे हैं, तो जो ये 2-3 क्वेश्चन थे, इनके ऊपर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगी। और बहुत मेरी मतलब लास्ट में कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाती है, लास्ट के 4-5 मिनट में। अगर मेरे से बने तो बन गए, नहीं तो फिर जय माता दी करके मैं तो तुक्का लगाती हूँ, ठीक है। तुक्का लगाना जय माता दी का मतलब है कि कैसे हम मल्टीपल देख सकते हैं मैथ्स में, डिजिटल सम देख सकते हैं, वो चीज़ें सबको पता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो डेटा है उसमें क्या क्या नंबर्स हैं, उन नंबर से रिलेटेड कोई नंबर अगर मुझे ऑप्शन में दिख रहा है तो फिर मैं उसके ऊपर जाती हूँ, ठीक है। तो लास्ट में 2-3 क्वेश्चन जो भी रिमेनिंग बचते हैं, उनको मैं अटेम्प्ट तो क्या करना है, मतलब गैस वर्क कर लेती हूँ। अगर निकल गए तो निकल गए, नहीं निकले तो गैस वर्क तो फिर है ही, ठीक है। तो बस यही है।
अगर आपने सारे चैप्टर्स को अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है पेपर को देने का, तो आप इस तरीके से अटेम्प्ट करो। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को एक बार में स्किप करो और जो आपके इजी टू डू या जो मॉडरेट क्वेश्चंस हैं उनको एक फ्लो में लेके जाओ, ठीक है। ऐसे सारे क्वेश्चंस को स्किप भी नहीं करना है और सबको एक फ्लो में भी नहीं करना है। कहीं ना कहीं आपने अगर किसी क्वेश्चन में 5 मिनट लगा दिए ना, वो आपके कॉन्फिडेंस को भी डाउन करेगा, ठीक है। और प्लस आपका टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है, आपके जो इजी क्वेश्चंस थे वो रॉन्ग भी होंगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ लोगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या चीज़ निकल के आई, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को स्किप करो और एक एक वर्ड, एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। यस, एक बात और, आपके अंदर से जब ऐसे बिल्कुल 100% आ जाए ना कि यही इस क्वेश्चन का आंसर है, तभी उसको ग्रीन करना है आपको, अदरवाइज़ आप उसको मार्क फॉर रिव्यू रखोगे। अंदर से बिल्कुल ऐसे आवाज़ आनी चाहिए कि यस 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 यही है इसका आंसर, ठीक है। आप ऐसे ही कर देते हो ना कि हाँ 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 यही होगा ना, आ गया थोड़ा थोड़ा मल्टीपल वगैरह देख लिया, ठीक है यही है, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। पूरा 100% एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। और फिर उसको जब एनालाइज करने बैठते हैं ना, तो सोचते हैं अरे यार ये क्वेश्चन मैं अभी सोल्व कर पा रहा हूँ, मॉक में नहीं कर पाया क्योंकि मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ी, ये मैंने नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा भाई, कहाँ थे तुम? यू वर द ओनली पर्सन ना हु वॉज अटेम्प्टिंग दैट मॉक, कि कोई और तो मॉक अटेम्प्ट नहीं कर रहा था, तो कौन सोचेगा? आप ही सोचोगे ना, ठीक है। तो जब मॉक एनालाइज करते हैं उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि मैंने इस मॉक में क्या क्या मिस्टेक्स की हैं, और उन मिस्टेक्स को अपने आप को 2-3 थप्पड़ या गालियाँ लगा सकते हो, और उसके बाद अगले मॉक में मुझे वो मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। एक चीज़ और, जब भी आप मॉक को अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो आपके माइंड में ना ये नहीं चलना चाहिए कि मुझे तो इस मॉक में ना 300+ नंबर लेने हैं, मुझे तो मैथ्स के सारे क्वेश्चन ठीक करने हैं, ठीक है, मुझे तो टॉपर बनना है, मुझे तो 99 परसेंटाइल आनी चाहिए। छोड़ दो भाई इन सब चीज़ों को। आपके मॉक अटेम्प्ट करते टाइम सिर्फ आपके पास आपके माइंड में मॉक के जो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है ना, क्वेश्चन जो बोल रहा है बस वो होनी चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। जो ये बैकग्राउंड की नॉइज़ है ना, ये बैकग्राउंड की नॉइज़ हमारी एक्यूरेसी को डाउन करती है। आपका पूरा ध्यान इस चीज़ में है कि कैसे मैं 300+ नंबर लेके आऊँ। आप मेरे से लिखवा के ले लो, आपके 250 नंबर भी नहीं आएंगे अगर आप हर क्वेश्चन में ऐसा ही सोच रहे हो तो थोड़ा सा इस दिमाग पे कंट्रोल करो, इसको थोड़ा शांत करके मॉक दिया करो जब आप बिल्कुल रिफ़्रेशिंग स्टेज में हो मॉर्निंग में, क्योंकि मेंस का पेपर भी मॉर्निंग में होता है, तो उसी टाइम आप मॉक को अटैम्प्ट करो। और क्वेश्चन करते टाइम सिर्फ दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मैथ्स रीजनिंग का ये हो गया। आई होप इसमें आपके मोस्टली डाउट्स कवर हो गए होंगे। अगर कुछ रहते हैं तो आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर वहाँ रिप्लाई करते हैं उनका, ठीक है। अभी आता है अगला सेक्शन, इंग्लिश और जीके। तो किसी किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है जैसे कि मेरी, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे 9 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं लाइव टेस्ट में, तो काहे की इंग्लिश अच्छी है, जस्ट जोकिंग। ये जो पोर्शन है ना जीके, ये तो सबका ही डामाडोल है, ठीक है। बस किसी के कभी किस्मत अच्छी है तो 4-5 तुक्के लग गए तो लग गए, नहीं तो बस डाउन, परफॉर्मेंस डाउन ही है इधर तो सबकी। देखो अभी हम क्या करेंगे ना, इंग्लिश में मैं क्या करती हूँ थोड़ा अपना बताती हूँ एक बार। मैंने आज तक जितने भी मॉक अटेम्प्ट किए हैं उस मेंस के, उसमें मेरा क्या रहता है कि जो 1 लाइनर क्वेश्चन है ना इंग्लिश के, मैं एक बार उनको करती हूँ, ठीक है, फर्स्ट गो में उनको करती हूँ। बाद में जो कॉम्प्रीहेंशन के PQRS, मतलब हाँ कॉम्प्रीहेंशन पोर्शन से PQRS हैं, या फिर पैसेज है हमारे पास, या फिर क्लोज टेस्ट अगर बहुत बड़ा है तो मैं उसको इसके साथ लेती हूँ, नहीं तो मैं क्लोज टेस्ट को भी 1 लाइनर में ही डाल देती हूँ, क्योंकि एक एक वो फिल इन द ब्लैंक की तरह देखती हूँ मैं क्लोज टेस्ट को, उसको कोई कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट नहीं मानती फिर। लेकिन अगर इतना बड़ा क्लोज टेस्ट आया हुआ है तो फिर वो कॉम्प्रीहेंशन के साथ ही निकलेगा, ओके। इंग्लिश में भी हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि मैं आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए बताती हूँ कि जो भी क्वेश्चन है पहले भाई एक बार ऊपर पढ़ लो, सिनोनिम पूछ रहे हैं, एंटोनिम पूछ रहे हैं, इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछ रहे हैं, या इनकरेक्ट स्पेलिंग को रेक्टिफाई करके पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं तुम्हें वहाँ पे, ठीक है। हम नहीं समझते, हमें ये सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन फिर भी हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें मॉक में 350 नंबर लेने हैं, है ना, 390 में से 400 भी लेने हैं हमें कई बार, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। जितना आपने पढ़ा हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका होता है मॉक एक, बस ये आपको देखना है कि मॉक में आपकी सीखी हुई चीज़ें आप अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं। अगर अप्लाई कर पा रहे हो वेल एंड गुड, ठीक है, इसी फ्लो के साथ चलो।
तो इंग्लिश में भी आप वन लाइनर को एक बार में करो। अगर आपको लगता है कि आप पैसेज में ज़्यादा टाइम ले लेते हो, मैं ले लेती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, तो मुझे बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ना है क्वेश्चंस को। PQRS करते हुए मैं एक एक सेंटेंस को पूरा पूरा रीड करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पे कुछ ट्रिक्स ढूंढ रही हूँ, ट्रिक्स ढूंढूंगी बाद में ढूंढूंगी अगर वो मुझे हेल्प करेंगी तो, लेकिन एक बार में तो पूरा रीड करूँगी ना यार। वो मुझे स्टेटमेंट क्यों दी हैं 4, उनको जम्बल्ड क्यों करना है हमें? क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि हमें पता चले आपको इंग्लिश का फ्लो पता है कि नहीं, कैसे पहला सेंटेंस आता है, कैसे दूसरा। जब आप एक फ़्लो में अगर कहीं पे स्पीच दे रहे हो, इंग्लिश बोल रहे हो, तो क्या आप एक फ़्लो में, एक रिदम में बोल पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो वो नॉलेज हमारी चेक हो रही है PQRS में। तो इत्मीनान से PQRS के आपको सारे स्टेटमेंट्स को अच्छे से रीड करना चाहिए। उसके बाद आप अपनी सेंस पे जा सकते हो कि इस चीज़ के बाद ये इंसिडेंट होगा, है ना, वो चीज़ें आपको काम आएंगी। प्लस वहाँ पे कुछ ग्रामर भी काम आएगी कि इसके बाद ये पेयर का होना मैंडेटरी है, ऐसे ऐसे हम चीज़ों को लिंक करेंगे। तो मैं एक फ़्लो में वन लाइनर क्वेश्चन को करती हूँ, देन मैं फिर तो पैसेज में 3 पैसेज होते हैं, पैसेज को अच्छे से पढ़ा। और हाँ, पैसेज में क्या करना है ना कि एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिया करो। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ताकि हमें एक समरी सी मिल जाए, एक आइडिया हो जाए कि पैसेज किस चीज़ के बारे में है। क्वेश्चन में हमें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं तो पता चल जाएगा, एनवायरनमेंट रिलेटेड पैसेज है हमारा, ठीक है, वो ईजी रहते हैं इनफैक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उनमें। तो पैसेज में आप पहले क्वेश्चन को रीड करो और उसके बाद आप जो पैसेज है उसको रीड करो। एक चीज़ और, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है ना पैसेज में जिसमें पर्टिकुलरली जैसे वाई का आंसर है, वाई द ऑथर सेड दिस, ऑथर ने कोई लाइन ये क्यों बोली है, तो जब भी आप पैसेज को रीड कर रहे हो ना, आप थोड़ा सा एक ग्लैंस में रीड कर रहे हो, जैसे ही वो लाइन आई कि ऑथर ने ये ऐसा क्यों बोला था, वहाँ पे आपको एक पॉज लेके उस लाइन को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली अच्छे से रीड करना है ताकि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहे वहाँ पे, ठीक है। तो और आप उस क्वेश्चन का आंसर देने के बाद आप अगले क्वेश्चन पे जा सकते हैं। जब आप अगले क्वेश्चन पे जाएंगे तो फिर से देखो उसमें क्या पूछा है, देन उसका आंसर जहाँ पे भी है पैसेज में उसको फिर से ध्यान से रीड करो। ऐसा करना है आपको पैसेज में। ऐसा करके आप तीनों पैसेज को अटेम्प्ट करो। और क्लोज टेस्ट का मैंने आपको बता दिया है, मैंने अच्छे से अलग से प्रैक्टिस भी करवाई हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं क्लोज टेस्ट को। सबसे पहले आप क्लोज टेस्ट को भी एक बार पूरा रीड कर लो, बहुत छोटा है तो साथ साथ भी निकाल सकते हैं, नहीं तो एक बार पूरा रीड करने के बाद ही उसकी सेंस आपके दिमाग में अच्छे से बनती है, ठीक है। तो देखो इंग्लिश में जितनी आपको नॉलेज होगी उतना आप, वो तो हर चीज़ में ही है, जितना आपने शक्कर डाला हुआ है उतना ही मीठा होगा वो, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो जितनी मेहनत करी होगी, जितना अपने आप को आपने झंझोल के रखा हुआ है अपनी प्रेपरेशन में, उतने ही मार्क्स आएंगे। कभी मैंने आज तक नहीं देखा कि मेरे मार्क्स 390 में से 390 आ गए हों। शायद उतना कुछ मुझे नहीं आता, मुझे जीके अच्छे से नहीं आती, मैथ्स में मेरी कुछ वीकनेस है, इंग्लिश में भी कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी वीकनेस है ना। तो जितनी मेरी मेहनत है मेरे नंबर हमेशा उतने ही आते हैं। तो ये मत बोला करो कि मैम मेरे नंबर कम आते हैं, भाई सीधी बात है, जितनी मेहनत है उतने ही नंबर आते हैं, ठीक है। मेहनत को बढ़ाओ, वीकनेस को दूर करो, प्रैक्टिस ज़्यादा करो और शांत रहो, खाओ पियो मस्त रहो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो और थोड़ा बहुत। तो इंग्लिश में हमें यही करना है। और वो जो कॉमन सी चीज़ें हैं वो तो हर सेक्शन में इम्प्लीमेंट होंगी कि जब भी क्वेश्चन को रीड कर रहे हो तो सिर्फ क्वेश्चन होना चाहिए माइंड में, बाकी की बैकग्राउंड में सारी देश दुनिया में क्या चल रहा है उसको भूल जाओ, ठीक है। अभी आए जीके पे। तो जीके में देखो मैंने आपको एक सेक्शनल टेस्ट पे अटेम्प्ट करके बताया है, तो मैं तो क्या करती हूँ कि एक ही बार में सारे क्वेश्चन करती हूँ। जीके में ऐसा नहीं है कि स्किप करती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो स्टैटिक हैं, लेकिन हो सकता है मुझे एक बार में वो माइंड में ना आ रहे हों, तो मैं उनको मार्क करके जो भी मुझे आंसर लग रहा है मार्क फॉर रिव्यू के लिए रख लेती हूँ कि एक बार जब मैं पेपर को सबमिट करूँगी उससे पहले एक बार दोबारा नज़र डाल लूँगी उसके ऊपर, ठीक है। तो जीके में तो आपको जितना आता है आप उतना अटेम्प्ट करो, या फिर मैं तो कहती हूँ कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करो। एटलीस्ट जो क्वेश्चन आपके पढ़े हुए हैं, क्वेश्चन नहीं मतलब क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है, यू कैन रिलेट टू दैट इन्फॉर्मेशन टू सम एक्सटेंट, ठीक है। तो आप प्लीज़ उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। आप जीके में ज़्यादा अटेम्प्ट लोगे, मोर अटेम्प्ट इज इक्वल टू मोर स्कोर, हाई स्कोर। ज़्यादा अटेम्प्ट से ही ज़्यादा स्कोर आएगा। देखो रिस्क तो लेना पड़ेगा, निट्टो सीरीज़ देखो सर की, उसको इम्प्लीमेंट करो तो वो बहुत काम आएगी आपके, ठीक है।
एक चीज़ और जो मैं जीके में बताना चाहती हूँ, जो मैंने इस बार एनटीपीसी सीबीटी 2 में गलती की, अगर मैं वो गलती नहीं करती तो मेरे पक्का है कि 3 से 4 क्वेश्चन और ठीक होते। आई एम डैम श्योर, क्योंकि इतनी सिली मिस्टेक्स थी वो। जीके में आपने एक बार अटेम्प्ट कर लिया जितना करना था, 18, 20, 25 जितने क्वेश्चन करने थे, फिर जब आप पेपर को सबमिट कर रहे हो ना भाई, एक बार दोबारा से रिवाइज़ कर लो जीके को, ठीक है। मैंने एनटीपीसी सीबीटी 2 में रिवीजन नहीं की, और मैं ज्योग्राफी के ऐसे माउंटेन फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था, मतलब मैं ज़िंदगी में कभी गलत ना करूँ उस क्वेश्चन को, और मैं वो वहाँ गलत करके आई हूँ जस्ट बिकॉज जब मैं अटेम्प्ट कर रही थी ना पूरे पेपर को, बहुत टाइम का इशू रहता है एनटीपीसी में, तो मैं बहुत स्पीड में थी उस टाइम पे, और वो स्पीडली सारे ऑप्शंस को देखने के बाद भी मैंने गलत कर दिया, ठीक है। तो एक बार रिवाइज़ कर लो। रिवीजन में आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन स्टैटिक हैं, जो आपको 100% पता है, उनको एक बार अच्छे से नज़र मार लेनी है कि हाँ सही ऑप्शन टिक किया है ना, मैंने बिल्कुल सही किया है, यही पूछा हुआ था, यही मैंने किया है। अब आगे चलो, जिन क्वेश्चंस पे आपने तुक्का लगाया हुआ है ना, या अपनी सेंस पे आप गए हो, इंस्टिंक्ट के आप साथ गए थे, उसको आप चेंज मत करना। आपकी इंस्टिंक्ट सबसे पहले जो अंदर से आई है कि इसका उत्तर ये होना चाहिए, वो सबसे बेस्ट रहती है। हो सकता है कि उत्तर कुछ और हो, पर आपको हमेशा उसी के साथ जाना चाहिए। मोस्टली टाइम्स में वही आंसर होता है। तो एक बार रिवाइज कर लो, और जो आपके तुक्के मारे हुए हैं उनका तो आंसर चेंज मत करना, लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन है वो एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी है कि कहीं आपने कोई सिली मिस्टेक तो नहीं कर दी ना। आपकी एटलीस्ट स्टैटिक क्वेश्चन में 100% एक्यूरेसी रहनी चाहिए। ओके, तो एक बार रिवीजन मस्ट है, इंग्लिश की भी और जीके की भी। ये रिवीजन आपको इंग्लिश की भी करनी है, मैं तो करती हूँ, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। अगर आपकी सिली मिस्टेक्स होती हैं तो एक बार आप पेपर अटेम्प्ट सबमिट करने से पहले उसको रिवाइज करो, ठीक है। रिवीजन से ज़रूर आपका कुछ ना कुछ भला होगा, ठीक है। और जितना गुड़ डाला हुआ है उतना मीठा होगा, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। तो ये रोना रोना बंद करो कि मेरे मार्क इंक्रीज़ नहीं हो रहे, गुड़ थोड़ा और डालो, शक्कर और डालो, और उसको अच्छा सा मीठा बनाओ, खुद को अपने ऊपर काम करो, एनरिच योर सेल्फ, ठीक है। तो यही था बस, मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करनी थी आप सबके साथ कि किन चीज़ों का आप ध्यान रखो। तो एक बार मैं बस रिकैप कर देती हूँ। अपने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को एक बार में स्किप करो, किसी भी क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन पे, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो आपके स्टैटिक क्वेश्चंस हैं जो आपको आते हैं, वो अगर एक आधा क्वेश्चन 2-2.5 मिनट ले रहा है तो वो लेगा ही, कोई दिक्कत नहीं, उनको करो, ठीक है। और हाँ, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो, बैकग्राउंड में माइंड में फालतू की नॉइस नहीं चलनी चाहिए। क्या चलना चाहिए? सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट, सारे ऑप्शंस को अच्छे से देखना है, ठीक है। और इंग्लिश और जीके में एक बार रिवाइज करना है, ठीक है। इंग्लिश में पैसेज को जहाँ जहाँ क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है उसको ध्यान से पढ़ना है। PQRS में सारे स्टेटमेंट्स रीड करने हैं, उसके बाद आपको ऑप्शंस के ऊपर जाना है, ठीक है। क्योंकि बहुत टाइम होता है इंग्लिश जीके के सेक्शन में, टाइम का कोई इशू नहीं है, नॉलेज का इशू है सिर्फ, ठीक है। और 1 लाइनर क्वेश्चन में भी केयरफुल रहना है। ईजी क्वेश्चन आपकी सिली मिस्टेक्स ज़्यादा करवाते हैं, तो वो आप ध्यान में रखोगे हमेशा, ठीक है। पढ़ते रहो और अपने घोल में चीनी ज़्यादा डालो, ठीक है। नॉलेज को बढ़ाओ, प्रैक्टिस करो। ऐसा रोना कोई नहीं रोएगा भी कि मेरे मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे, जितनी मेहनत है उतने ही मार्क्स आएंगे, सीधी सी बात है। ओके, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो।